हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एग्जाम का समय काफ़ी ही करीब आ गया है, तो ऐसे में हम आप सभी के लेकर आ गए हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सबेटी क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप भी चाहते हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स में 90+ मार्क्स लाना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को बनाने में यदि दिक्कत होती होगी, तो आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन का सलूशन करेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों कि यदि y के किस मान के लिए बिंदु 2, तथा 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। यहाँ पे हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का मान मालूम है, हमें ज्ञात करना है केवल y का मान। आप सभी को मालूम होगा कि दूरी बराबर एक फार्मूला आता है जो कि निर्देशांक ज्यामिति में आप सभी याद किए होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दूरी का वो फार्मूला लिखेंगे जो फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में होता है दोस्तों y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी के बदले में हम दूरी का मान लिखेंगे, जो क्वेश्चन में 10 दिया गया है तो हम भी यहाँ पे 10 लिखेंगे। उसके बाद में देखिए ये वाला मान आपका x1 का मान होता है, तो दूसरा होता है y1 का मान। दोस्तों ये होता है x2, तो दूसरा हो जाता है y2 का मान। तो फार्मूला में सबसे पहले है x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 का मान हमें चाहिए जो कि 10 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे माइनस x1 का मान। दोस्तों x1 का मान 2 दे रखा है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर, है ना जी। अब यहाँ पे हमें चाहिए y2 का मान, तो y2 का मान तो ऑलरेडी y है तो हम यहाँ पे y लिखेंगे माइनस, अब हमें चाहिए y1 का मान। तो y1 का मान ऑलरेडी -3 है, तो माइनस और माइनस मिलकर ये +3 हो जाएगा और इसका आसानी तरीके से हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 यहाँ पे है रूट, तो रूट लिखेंगे। 10 में से यदि हम 2 घटा लेंगे तो दोस्तों 8 हो जाएगा, तो यानी हम 8 का स्क्वायर लिखेंगे। इसे a+b वाले फॉर्मूला पे आसानी तरीके से तोड़ सकते हैं। तो ये होगा a² यानी y² प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर, प्लस में होता है 2ab यानी 2 गुने y गुने b का मान हो जाएगा 3। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स का नियम कहता है यदि किसी भी संख्याओं से यदि रूट हटा देते हैं तो इधर स्क्वायर हो जाता है। यानी यदि 10 पर हम स्क्वायर कर दें तो इधर से रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, तो 8 × 64 होता है। y का स्क्वायर y² लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 3 × 9 लिख सकते हैं। 3 में दूसरा करेंगे तो 3 में 6 और y का y लिखेंगे, है ना जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पे 100 होता है, तो हमने 100 लिखा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि 64 है और प्लस 9 है, यानी 64 में 9 हमें ऐड करना होगा, तो ये 73 हो जाएगा। ये y² प्लस 6y को हम सेम टू सेम लिख देने वाले हैं। यदि अब हम इस समीकरण को सीधा करके लिखेंगे तो सबसे पहले लिखना होगा y²। उसके बाद में कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को ऐड किए हैं, ये है 6y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 6y। और प्लस में देखिए ये 73 है और यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे 100 दिया गया है। तो 73 में से यदि हम 100 को घटाएंगे तो जाहिर सी बात है -27 आ जाएगा, है ना जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस के बदले में लिख सकते हैं -27। अब दोनों इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए y² और प्लस में ये 6y के बदले में हम लिख सकते हैं 9y और माइनस में लिख सकते हैं 3y। इससे क्या होगा कि 9 में से 3 घटेगा तो 6 भी हो जाएगा और 9 में -3 से ना करेंगे तो 9 × 3 -27 भी हो जाएगा। -27 को -27 लिखेंगे। दोस्तों दोनों में कॉमन हमारा y मिल गया है, तो हम यहाँ से y को कॉमन कर लेंगे। जब y कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा y प्लस बचेगा 9। यहाँ से हम -3 को कॉमन कर लेते हैं। दोस्तों -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा y, माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा। 9 में 3 से भाग लगाएंगे, सॉरी 27 में 3 से भाग लगाएंगे तो 9 मरतबे हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याओं को हमें एक साथ लिखना है, यानी y - 3 को एक साथ करेंगे। ये तो दोनों में उभयनिष्ठ है, y + 9, तो यहाँ पे लिखेंगे y + 9।
यदि y बराबर लिखेंगे तो जो -3 दिख रहा है बराबर की जाकर +3 हो जाएगा। यहाँ पे यदि y बराबर लिखेंगे +9 तो बराबर की जाकर -9 हो जाएगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि y का जो मान आने वाला है वो -3 या -9 या 3 होगा। आइए इसी प्रकार से हम लोग अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन भी काफी ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। सवाल में देखिए क्या कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 16 सेमी और 24 सेमी है। तो इसके बीच की दूरी यदि 10 सेमी है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों याद रखिएगा, देखिए समलंब चतुर्भुज में क्षेत्रफल जो होता है ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुने होता है समांतर भुजाओं का योग। यहाँ पे लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग, यानी होता है जोड़, और गुना होता है ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊंचाई, या इसे हम लोग शीर्षनाम भी कर सकते हैं। अब देखिए जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे कि 1/2 है तो 1/2 हमने लिखा। समानांतर भुजाओं का योग, तो दोस्तों समानांतर भुजा क्वेश्चन में 16 सेमी दिया गया था और 24 सेमी दिया गया था। तो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 24 और गुना में दे रखा था ऊंचाई। दोस्तों क्वेश्चन में ऊंचाई अर्थात दूरी का मान 10 सेमी दे रखा है, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1/2 का 1/2 हो जाएगा, कोष्ट देगा तो गुना। अब 24 में हमें 16 को ऐड करना होगा। है दोस्तों 24 में 16 को ऐड करेंगे तो ये 40 जाएगा, और गुने कितना है तो गुना यहाँ पे 10 है। इसे हम घटा सकते हैं, 20 दूनी 40, और 20 में जब 10 से गुणा करेंगे ना जी तो ये हो जाएगा 200 सेमी। यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 सेमी स्क्वायर या 200 वर्ग सेमी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ गया है। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक ऐसा सवाल 100% पूछा जाएगा जहां से आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण, और एक द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका मूल ज्ञात करके बताइए। मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले और अंतिम अक्षरों में संख्याओं में हमें गुणा करना पड़ता है। यदि 2 में -6 से ना करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी माइनस में हो जाएगा। अब हमें +1 को ऐसे दो संख्या में बांट देना है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो +1 आना चाहिए, गुना करने पे हमें 12 आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 2x² को सेम टू सेम लिखेंगे। अब ये +x है तो इसके बदले में हमें लिखना है +4x और माइनस कर देंगे 3x। इससे क्या होगा कि 4 में से 3 घटेगा तो 1 भी हो जाएगा, 4 में -3 से ना करेंगे तो -12 भी आ जाएगा। ये -6 है, -6 लिखेंगे, है ना जी। अब देखिए दोनों में आपका 2 कॉमन मिल गया है, दोनों में x कॉमन मिल गया है, यानी हम 2x को यहाँ से यदि कॉमन कर लेंगे तो 2x जब कॉमन करेंगे तो केवल यहाँ पे x बचेगा, 2 दूनी 4 यानी यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है तो -3 को कॉमन कर लेंगे। -3 को जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x का x और 3 दूनी 6 यानी आपका यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याओं को हमें एक साथ लिखना है, यानी लिखेंगे 2x - 3 को एक साथ, और ये तो दोनों में उभयनिष्ठ है, x + 2 x + 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 2x से ये -3 है तो बराबर को जाकर +3 हो जाएगा। यदि x बराबर लिखेंगे 3 तो 2 यहाँ पे गुना में दिख रहा है, बराबर की जाकर भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान 3/2 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से x + 2 बराबर जब 0 होता है तो x बराबर लिखेंगे तो ये जो +2 दिखाई दे रहा है बराबर की जाकर -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पाया कि द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 का जो मूल होगा वो 3/2 और -2 हो जाएगा। इसके बाद में आइए अगला सवाल हम एपी से लेते हैं, और ये सवाल ही मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, जहाँ पे पूछ लिया जाता है कि एपी अर्थात समांतर श्रेणी 12, 15, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है और कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 81 है। ऐसे करके एक सवाल पूछ लिए जाते हैं जो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो आसानी तरीके से कैसे इसका सोल्यूशन करना है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे लिखना होगा ए का मान। ए को हम लोग प्रथम पद कहते हैं जिसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। तो ए का मान प्रथम पद 12 दे रखा है। उसके बाद में सार्वत्रिक जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, इसका फॉर्मूला a2 - a1 होता है। a2 का मतलब यहाँ पे दूसरा पद जो कि 15 है तो आप यहाँ पे 15 लिखेंगे। -a1 का मान दोस्तों 12 है तो आप यहाँ पे 12 लिखेंगे।
दोस्तों 15 में से 12 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, तो 12 3 15 होता है, यानी 3 बचेगा, है ना जी। अब यहाँ पे जो दिया गया कि कौन सा पद 27 है, यानी आपका जो ए एन का मान है वो 27 दे रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फार्मूला का यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। यह एक फार्मूला होता है जिसके माध्यम से कौन सा पद इतना है ऐसे तमाम क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ए एन के बदले में हम कितना मान लिखने वाले हैं, तो दोस्तों 27 लिखेंगे, चूंकि क्वेश्चन में 27 दे रखा है। अब हमें ए का मान चाहिए, ए का मान दोस्तों 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। एन का मान हमें नहीं बैठाना, क्योंकि एन का तो मान दिया नहीं गया है, यही तो हमें याद करना है जी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी का मान, डी का मान यहाँ पे 3 है, तो आपको भी 3 लिखना होगा। अब यहाँ पे देखिए कि 27 ये प्लस जो 12 दिख रहा है बराबर गिरा कर ये माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पे एन माइनस 1 गुणे 3 है, इसे हम सेम टू सेम लिखेंगे। अब क्या होगा कि 27 में से 12 को हमें घटा लेना होगा, जैसे घटा लेंगे तो 27 में से 12 घटता है तो 15 बचता है। यहाँ पे जो गुना 3 दिख रहा है बराबर जाकर ये भागा 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1। इसे अब हमें कटा देना है, तो 5 दिया 15 अर्थात 5 मरतबे कट जाएगा। ये जो माइनस 1 देख पा रहे थे बराबर की तरफ जाकर ये प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा n। यदि हम n बराबर लिखें तो 5 में 1 को जोड़ने पे कितना संख्या हो जाते हैं, तो आपके सर 5 1 6 होते हैं, है ना जी। तो 5 और 1 6, यानी n का मान हमारा 6 आ गया है। अतः हम कह सकते हैं कि AP 12, 15, 18 डॉट डॉट का जो छठा पद होगा ना, ये जो छठा पद होगा ये 27 हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को जांच भी कर सकते हैं, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही और छठा पद हो जाएगा। इसके बाद में इसी प्रकार से एपी से एक और हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं, जो कहता है कि एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। इसमें हमें एपी ज्ञात करना है, अर्थात पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे ऐसे करके 2-3 पद ज्ञात कर देंगे। आसानी तरीके से कैसे सोल्यूशन करेंगे आइए जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले कहता है कि एपी का तीसरा पद 5 है, यानी A3 का जो मान है वो 5 दे रखा है। दूसरा कहता है कि सातवां पद 9 है, अर्थात A7 का जो मान दे रखा है वो 9 है। ऐसे समीकरण यहाँ से कैसे तैयार करेंगे, तो देखिए A3 बराबर 5 है, तो A3 को हम लोग A प्लस 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 होगा, इसके साथ D लगा देते हैं, यानी A प्लस 2D ये किसका पद होता है, तो तीसरा पद होता है। बराबर कितना है, तो 5 है। यहाँ से हमारा समीकरण 1 बन गया है। A7 को हम लोग ऐसा लिखेंगे, A प्लस 7 में से 1 कम करेंगे 6, इसके साथ D लगा दीजिए, ये 9 है। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अर्थात हम कह सकते हैं A प्लस 2D बराबर 5, यानी तीसरा पद 5 है। A प्लस 6D बराबर 9, यानी छठा पद नहीं बल्कि सातवां पद 9 है। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 जो हमारा है वो सबसे पहले लिखेंगे, जैसे है A प्लस 2D बराबर 5। उसके बाद में दूसरा समीकरण है A प्लस 6D बराबर 9। तो यहाँ पे इस समीकरण को हम लोग उतार देंगे, A प्लस 6D बराबर 9। अब हमें क्या करना है, सभी संख्याओं को सिंबल चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर देने वाले हैं। ये A से A कट जाएगा। अब हमें 2D में से माइनस 6D को घटा लेना है। आप सभी को मालूम होगा कि कम संख्याओं में से ज्यादा वाली संख्याओं घटाते हैं तो माइनस में लिखना पड़ता है। अगर 2D में से 6D घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 4D बचेगा। ये 5 में से 9 घटाना है तो ये माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब देखिए माइनस माइनस कट हो जाएगा। यदि हम D बराबर 4 लिख देते हैं तो यहाँ का जो 4 गुना में दिख रहा है ये बराबर कराने पर ये भाग में हो जाएगा। अब इसे 4 से 4 एक मरतबे घटा देंगे तो हम कह सकते हैं कि इसमें A का मान हमारा 4 आ गया है। लेकिन भाई साहब A का मान आने से ही हमारा आंसर नहीं होगा, अब हमें A का मान भी ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या था दोस्तों, तो A प्लस 2D बराबर 5 था, ये ना था। तो हम लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 5। तो हमें A प्लस 2 और D का मान हमारा 1 आया है तो 1 लिखेंगे, बराबर 5 लिख दिए हैं। A प्लस 2 में 1 से यदि हम गुना कर देंगे तो कितना होगा, 2 ही ना होगा, 5 का 5 लिखेंगे। यदि A बराबर हम लिख दें 5 तो यहाँ पे जो प्लस 2 आप देख पा रहे थे बराबर की तरफ जाकर ये माइनस 2 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटता है तो 3 होता है, अर्थात A का जो मान आने वाला था वो 3 है। तो वहीं पे D का मान आने वाला जो था वो 1 आ गया है। अब हमें बनाना है AP,
तो एपी में जो पहला पद होते हैं उसे हम लोग ए कहते हैं। ए का मान जो आ गया है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। दूसरा पद में होता है ए प्लस डी, यानी ए का मान प्लस डी का मान, तो ए और डी का मान जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा। तीसरा पद होते हैं ए प्लस 2d, यानी ए का जो मान है वो लिखेंगे 3 और प्लस 2 गुने डी का मान 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 1 में 2 हो जाएगा, यानी ये होगा 5। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे एपी की सूची तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम लोग अगला सवाल को देख लेते हैं। यदि हम अगला सवाल की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका सलूशन कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का ऊंचाई 28 सेमी, आधार की त्रिज्या 21 सेमी है, तो इसकी आयतन की गणना कीजिए। दोस्तों शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना, ये 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आप सभी को एग्जाम में काफी ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि 1/3 को 1/3 लिख दीजिएगा। पाई का मान तो आप सभी का मालूम होगा 22/7 होते हैं। त्रिज्या अर्थात आर का मान, तो आर का मान क्वेश्चन में 21 था ना, तो आपको 21 लिखना है। स्क्वायर है तो 2 बार लिख देना है, गुने एच का मान अर्थात ऊंचाई का मान जो क्वेश्चन में 28 दे रखा है, आपको भी लिख देना है 28। अब इसे क्या कीजिएगा कि 3 सते 21 कटा दीजिएगा। ठीक है जी, अब इसे कटा दीजिएगा, 7 चौका 28। अब यहाँ पे बाकी जितने भी संख्या बच रहे हैं, जैसे 22 गुने 21, तो यहाँ पे लिखिएगा 22 गुने 21। उसके बाद में 7 चौका 28, यानी इसमें कर दीजिएगा गुना 27, सॉरी 27 नहीं, 7 चौका कितना होता है, 28 होता है। तो यहाँ पे आप गुना कर दीजिएगा 28। हम क्या कर रहे हैं, 22 का 22 लिखे हैं, 21 का 21 लिखे हैं, और 7 चौका 28। अब हमें क्या करना है कि तीनों अर्थात तमाम संख्याओं में हमें गुना कर देना है। जब गुना करेंगे तो ये आएगा 12,936 सेमी क्यूब। बहुत सारे छात्र छात्राएं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसका सीएम स्क्वायर लिखें कि सीएम क्यूब लिखें। तो याद रहे, जब भी आपसे आयतन का पूछा जाए, आयतन ज्ञात करना, धारिता ज्ञात करना, तो ऐसी स्थिति में सेमी क्यूब लिखा जाता है। लेकिन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसे पूछा जाता है ना, तो वैसे स्थिति में सीएम स्क्वायर लिख दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिसके कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि आपने अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन मैथ एंड मैजिक टिप्स को यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया है, तो यार जल्दी से प्ले स्टोर में चले जाइए और वहां पे जाकर सर्च कीजिए मैथ एंड मैजिक टिप्स, और जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन जो देखने को मिलेगा उसे इंस्टॉल कर लीजिए, और उससे भी आप तैयारी करके 10वीं के एग्जाम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में 10वीं कक्षा का ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।